सारा प्रणाम। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं शबाब अनवर। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में दिन कम है और काम ज्यादा है, इसलिए सभी दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार किया, लेकिन प्रचार से पहले वो चिन्यावली सौड़ में मनकामेश्वर मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। बाद में डोर टू डोर कैंपेन किया। हालांकि यहां टिकट कटने से नाराज दावेदार पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इसके जवाब में सीएम धामी ने कहा है कि बीजेपी एक बड़ा परिवार है, जिन्हें टिकट नहीं मिला है उन्हें संगठन में तवज्जो दी जाएगी। इस क्षेत्र की खटीमा, नानक मता, सितारगढ़, इन क्षेत्रों में मैं जहां भी जा रहा हूं पूरा उत्साह है लोगों में। माताएं बहनें सब आशीर्वाद दे रही है, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी बड़ा उत्साह है। और अब की बार हमने जो नारा दिया है, अब की बार 60 पार, वो निश्चित रूप से चुनाव आते आते 60 पार होगा। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 30 बड़े चेहरे का नाम शामिल है। इनके अलावा बीजेपी कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे सभी नेता भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। ये सभी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से डोर टू डोर कैंपेन कर वोट मांगेंगे। साथ ही जनता को बीजेपी द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। देश की रक्षा के प्रति हमारे संकल्प। उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उसे उत्तराखंड की समस्त जनता देख रही है, महसूस कर रही है और इस बात को मानती है कि माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सक्रियता से प्रदेश में बहुत तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं। अगर कांग्रेस को दिखाई नहीं देता तो ये उनका दृष्टिदोष है और ये उनकी निराशा है। सच्चाई ये है कि अगले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पुणे विजयी होगी और इस बार हम पुणे 60 पार का जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने जा रहे हैं। और यही निराशा कांग्रेस के नेताओं को एकदम परेशान कर रही है और इसी कारण से वो गलत बयानबाजी करते हैं। उधर दूसरी तरफ उत्तराखंड कांग्रेस ने भी प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी नेता वर्चुअली रैली कर लोगों को अपने वादे गिना रहे हैं और मौजूदा सरकार पर निशाना लगा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि इस बार की चाहती है, इसलिए कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। प्रियंका गांधी जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, इन सब लोगों को हमने लाइन अप किया है। इलेक्शन कमीशन से परमिशन भी लेने का काम कर रहे हैं। तो जैसे ही फाइनल डेट्स आ जाएगी, हो सकता है कि 31 तारीख को 31 को हम एक महंगाई पे एक बुकलेट लॉन्च कर रहे हैं, जिसको हम जैसे हमने कृषि पे एक करी, जैसे हमने भारत की डिफेंस सर्विसेज पे एक करी, उसी तरह इन्फ्लेशन पे, महंगाई पर एक बुकलेट लॉन्च कर रहे हैं। उस बुकलेट का लॉन्च हम चाहते हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं आया, पर हम चाहते हैं कि सचिन पायलट जी के हाथों हो। तो काफ़ी बड़े लीडर्स लाइन अप है और आपको जैसे जैसे हमें इलेक्शन कमीशन की परमिशंस मिलती जाएगी, मैं आपको उनके एग्जैक्ट प्रोग्राम्स देता हूँ। वही इस बारे में और बात करते हैं सारा समय के एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से। ज्योत्सना, जिस तरह की तेजी चुनाव प्रचार में, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई रखी है, अभी सब कुछ उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे लगातार मतदाताओं तक पार्टियां पहुंच रही हैं उत्तराखंड में। और दूसरी तरफ ये भी खबर है कि कोरोना के केसेस भी बढ़े हैं। तो क्या इस समय स्थिति है, किस तरह का जो चुनाव प्रचार है कितने चरम पर है और महामारी का इस पर कोई बहुत ज्यादा असर तो नहीं पड़ रहा है? देखिए, रही बात कोरोना के असर की, तो बिल्कुल चुनाव प्रचार में उसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अनवर, आप भी जानते हैं कि अगर सब कुछ सामान्य होता तो जितने बड़े नेता हैं सब मैदान में होते, बड़ी बड़ी रैलियां होती, लाखों की भीड़ जुटाई जाती और एक अपने पक्ष में लहर बनाने की कवायद सभी राजनीतिक दल करते नजर आते हैं। लेकिन बिल्कुल बदले हुए हालात में चुनाव प्रचार हो रहा है। हालांकि बड़े नेता मैदान में जरूर उतर रहे हैं, लेकिन बड़ी जनसभाओं से परहेज कर रहे हैं। डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है, चाहे हम अमित शाह की बात करें जो गृह मंत्री हैं, चाहे हम जेपी नड्डा की बात करें या हम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बात करें या समाजवादी पार्टी के दिग्गजों की बात करें, पैटर्न पे इस समय चुनाव प्रचार चल रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर मैदानी इलाकों में बहुत तेजी से चुनाव प्रचार होता था अनवर, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग पैटर्न पे हो रहा है। केवल ग्रुप्स जा रहे हैं जगह जगह और डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, पार्टी की रीति नीति को बता रहे हैं।
कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जरूर रुद्रप्रयाग में थे और वहां उन्होंने वर्चुअली बैठकें ली, चाहे वो महिला विंग की बैठक की बात करें, पूर्व सैनिकों की बात करें या अनुसूचित जनजाति के लोगों की बात करें। कुछ लोग बैठक में मौजूद थे, बाकियों से वो वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री की बात करें तो वो भी वर्चुअली लगातार बैठकें ले रहे हैं और कुछ जगह वो जरूर विजिट पे जा रहे हैं। यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, तो कांग्रेस भी वही पैटर्न अपना रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा जो तमाम दिग्गज नेता है वो डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, साथ ही वर्चुअल ले रहे हैं, वर्चुअल रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, ताकि जो नीति है वो लोगों तक पहुंच सके। यहाँ पर ठंड का भी असर है, कोरोना का भी असर है और दोनों चीजों का असर साफ प्रचार में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में इस समय मौसम बेहद सर्द है और कई विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर अच्छी खासी कल नामांकन का अंतिम दिन था, आज स्क्रूटनी है और अगले 2-3 दिनों में जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी कि कुल कितने उम्मीदवार मैदान में होंगे और कितने बागी किसके समीकरण को खराब करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल्कुल बदला हुआ परिवेश है, अगर देखा जाए माहौल भी बिल्कुल बदला हुआ है। लेकिन एक बात ज्योत्सना जी ये है कि जो मनोविज्ञान है लोगों का, वोटरों का, वो ये बता रहा है कि अगर स्टेज पर से जनसभा में अगर जाते तो अपने नेताओं को, प्रिय नेताओं के जो बड़े नेता आ रहे हैं, जो कि स्टार कैंपेनर हैं, उनको करीब से देखने का मौका डोर टू डोर में मिल रहा है, पर्ची दे करके उन्हें बताया जा रहा है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये परंपरा ज्यादा अच्छी बने, क्योंकि डोर टू डोर अगर आप जाते हैं तो किसी न किसी तरीके से ऐसा लगता है कि आप अपने मतदाताओं से ज्यादा करीब हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में क्या लोगों का कहना है? देखिए, डोर टू डोर तो बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत ही नजदीकी जनसंपर्क होता है और अगर घर घर में नेता या जो उम्मीदवार है वो पहुंच जाए तो फिर बात ही क्या है, यानी कि हर अपने वो मतदाता से रूबरू होगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि समय कम होता है और डोर टू डोर जो प्रचार होता है वो बहुत मुश्किल होता है। खास तौर पर अगर मैं उत्तराखंड की बात कर दूं तो यहाँ पर 40 से 45 सीटें पहाड़ी क्षेत्र में आती हैं, जहाँ गांव में संभवतः 5 साल में भी विधायक मुश्किल जा पाता है, क्योंकि कई किलोमीटर आपको चलना है और चलने के बाद आपको 4 या 5 परिवार मिलेंगे। इसलिए डोर टू डोर सभी जगह तो संभव नहीं है, लेकिन पार्टियां डोर टू डोर उस जगह कर रही हैं अनवर जहां उनको लगता है कि डेंस पॉपुलेशन है, यानी कि जनसंख्या घनत्व कम है, कम समय में मैक्सिमम लोगों से वो इंटरेक्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो उन जगहों पर ये डोर टू डोर रोड शो जैसे प्रोग्राम हो रहे हैं। और उत्तराखंड में वो लोग तो काफी खुश हैं। मैं कल का ही एक उदाहरण दूं कि जब केंद्रीय गृह मंत्री रुद्रप्रयाग मार्केट में जनसंपर्क कर रहे थे, जब वो मंदिर में दर्शन करके आए, रुद्रनाथ जी की पूजा अर्चना करके आया और रोड शो और एक किस्म से जनसंपर्क अभियान चल रहा था, तो जनता के बीच से ही एक व्यक्ति ने उनको पहाड़ी टोपी भेंट की, जो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके की टोपी अभी 26 जनवरी को भी पहनी थी। जब गृह मंत्री को वो भेंट की तो उन्होंने तुरंत उसे पहन लिया और पहन के ही उन्होंने पूरा का पूरा फिर आगे का कार्यक्रम तय किया। तो इससे वो भी बेहद खुश है, वो नागरिक भी, जिसने गृह मंत्री को गिफ्ट किया और गृह मंत्री ने उनके गिफ्ट का इतना बड़ा मान रखा। तो इस तरीके के इंटरेक्शन भी होते हैं जो लोगों को काफी प्रभावित करते हैं। लेकिन नेता भी जानते हैं कि कम समय में मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचना है और खास तौर पर जब कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है तो उसके लिए बेस्ट उपाय यही है कि आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का एक शॉर्ट जनसंपर्क अभियान रखें और वहीं से मैसेज दूर तक चला जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन सबको इस बात का इंतजार होगा कि स्थिति सामान्य हो जाए और जिस प्रकार से चुनाव प्रचार होता था उसी तरीके से हो, उसके बाद कुछ अलग होती है, क्योंकि डोर टू डोर जाना सभी नेताओं के लिए संभव नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि कुछ और खबरों पर भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। उत्तराखंड में नामांकन के बाद बागियों ने बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, इसलिए बीजेपी इन्हें मनाने के लिए स्टार प्रचारकों को क्षेत्र में भेज रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने पार्टी के अधिकृत विधायक प्रत्याशी के खिलाफ बागियों से चुनाव नहीं लड़ने की अपील की है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर वो अपील ठुकराते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, वो 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित किए जा सकते हैं। नजर है सबके, हमको पूरे हमारे पास डेटा है और हम लोग लगे हुए हैं, हमारे सीनियर लीडर संपर्क में है और आप देखेंगे काफी लोग विड्रॉ कर लेंगे। हरीश रावत जी लालबाग सीट से लड़ रहे हैं, पहाड़ सीट हो गई है, कुमाऊं से एक श्रेय मानपुर से लड़ रहे हैं। देखिए, हरीश रावत जी ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो 2 विधानसभा से हारे और आज अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उन्हीं विधानसभा से चुनाव लड़ता जहां से मैं हारा था। आपने कहा कि अगर वो सुनिए मेरी बात, जहां से हारे थे वहीं से लड़ते और जीते तो उनका हम सम्मान करते। लेकिन नए नए क्षेत्रों में जो वो इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं वो गलत जगह पहुंच गए हैं और जो जिस विधानसभा में गए हैं लाल कुआं में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और आप देखिएगा जब मतगणना होगी वो सीट बीजेपी जीतेगी और ऐसा हारेगी। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से अब तक दल बदल और बगावत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन हर दल अपने रूठों को मनाने में जुटा है। इसी कड़ी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे हैं। दोनों ही दलों के दिग्गजों का यह दावा है कि वो अपने रूठे चेहरों को मना लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी 70 विधानसभाओं में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां जो उम्मीदवार विधानसभा के टिकट की लाइन में थे और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश वो टिकट उनको नहीं मिला। देखिए, एक टिकट है, दावेदार हर जगह 4 या 5 मजबूत दावेदार हैं। तो हमारे यहाँ ईश्वर की दया से बड़ी कृपा ये है कि संगठन मुस्तैद है और परिवार है ये। तो जहां जहां की खबरें आ रही हैं कि यार कोई क्या कहते हैं टिकट ना मिलने की वजह से नामांकन कर दिया है या नामांकन पत्र ले लिया है, तो उनको अप्रोच कर रहे हैं। उनकी पीड़ा जो नामांकन कर रहे हैं या नामांकन पत्र ले रहे हैं, स्वाभाविक है। वो 5 साल 10 साल से मेहनत कर रहे थे तो उनको लगा कि हमको हमारा अवसर चूक गया। उनकी नाराजगी जायज है, जो मेहनत करेगा वो नाराज भी होगा। लेकिन ये परिवार है, परिवार में यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर लोग हैं, सब मना लेंगे। प्यार से, मनुहार से, गुहार से, हाथ जोड़ के भी मनाना पड़ेगा तो भी मनाएंगे। इसके साथ साथ रास्ते कभी बंद नहीं होते। तो हम सब लोग उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जिन्होंने नामांकन पत्र ले लिया या भरा है, हाथ जोड़ के प्यार से, मनुहार से गले लगा के उनके हाथ पकड़ के जरूर मना लेंगे। हमारा पूरा विश्वास है कि 100% लोगों को हम जो है उत्तराखंड स्टेट के प्रभारी हैं, उत्तराखंड स्टेट सह प्रभारी हैं और भी जो केंद्र के नेता हैं, लीडर्स हैं, वो सब उनसे बात और सकारात्मक है जो कांग्रेस की नीति और नेतृत्व में विश्वास करके पर्चे ले रहे हैं। मुझे जो भी कार्यकर्ता जो से थोड़े से खफा है वो हमारी सुनेंगे और पर्चा नाम वापस जो अंतिम तिथि है उससे पूर्व नाम वापस इसकी नीति और नियत को और नेतृत्व को अपने क्षेत्र। तो कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा शासित राज्यों हुआ ही नहीं है, जबकि शासित राज्यों में विकास का पहिया पूरी रफ्तार से चला है। खासतौर से पिछले 5 या एक ज्यादा की परियोजना है या उनका लोकार्पण किया गया। कांग्रेस को तो ये जब उनको कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई करप्शन नहीं है, विकास
है, तो कहीं ना क्या है, तुलनात्मक अध्ययन किया है कि जब कांग्रेस की सरकारें के बाद तेजी विकास में या पीछे को गया है, अगर उनके पास फैक्ट से हवा में हो जाएंगे, वो केवल आरोप ही रहेंगे। हम लोग पर फिर से बात करेंगे सारा समय एडिटर ज्योत्सना से। ज्योत्सना, सवाल यह है कि टिकट कटता था, जैसा कि खबर में बताया, बीजेपी और पहले पार्टी हुआ करता था, अगर टिकट था तो के दरमियान या इसी तरह से तो आपको सरकार और संगठन दोनों को देखना है। ये थी, चाहे कोई भी पार्टी हो, जैसे ही टिकट कटता है नाराजगी जाहिर जनता के सामने, मीडिया के सामने। क्या स्थिति है कांग्रेस के साथ? परिस्थिति है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसके लिए ज्यादा बढ़ सकती है। क्या कोशिश की जा रही है जो रूठे हुए लोग हैं उनको मनाने की? दल खास तौर पर अगर हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करें, वो पहले तो टिकट बंटवारे को लेकर काफी दिक्कत में थे। टिकट बंटवारे में दोनों को बहुत ज्यादा मंथन करना पड़ा, और जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ, उससे कह सकते हैं कि कई दावेदारों की उम्मीदों में पानी फिरा और सीधे सीधे वो बगावत पे उतर आए हैं। तो आप सोचिए कि कांग्रेस का तो हाल ये था कि जो चुनाव प्रचार अभियान के अध्यक्ष हैं हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, जिनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है, उनकी सीट को लेकर ही इतना बवाल कटा। पहले वो रामनगर नाम तय हुआ, फिर उनका नाम होल्ड पे रखा गया, फिर उनको लाल कुआं दिया गया, बहुत सारे नामों में परिवर्तन किया गया। बीजेपी का भी यही हाल था कि डोईवाला और टेहरी सीट का अंतिम समय तक फैसला नहीं हो पा रहा था। कांग्रेस से जब किशोर उपाध्याय में आए तो सीधे उनको टेहरी का टिकट दिया गया, और डोईवाला में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जब लड़ने की से मना कर दिया तो बड़ी आ गई कि किसे दिया जाए। पहले दीप्ति रावत भारत चलता रहा, लेकिन फिर उनका नाम बदला गया और फिर टिकट दिया गया। ये चीजें चलती रही। बीजेपी की बात करें तो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा समय बागी उम्मीदवार खड़े हैं। आज स्क्रूटनी हो गई है, और जिस तरीके से विजय भागड़ा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कह रहे हैं कि हम सभी बागियों के संपर्क में आ गए हैं, और जब तक नाम वापस तब तक सभी को मनाया जाएगा, और कोशिश कि सोमवार दिन तक अधिकांश बागी अपने नाम वापस ले लें, और खास तौर पर वो बागी जो कहीं न कहीं पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। यही हाल कांग्रेस का भी है कि कांग्रेस के सभी लोग लगातार संपर्क में लगे हुए हैं। हरीश रावत के ही अगेंस्ट बागी खड़े हैं मैदान में। बीजेपी में अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री के अगेंस्ट ही बागी हैं, खटीमा में खड़े। तो इस तरीके से बड़े नेताओं के खिलाफ भी बागी खड़े हो गए हैं। तो पार्टी ये कोशिश कर रही है, बीजेपी और कांग्रेस, कि उन सीटों से बागियों को हटा दिया जाए जहां बड़े चेहरे मैदान में है, या फिर जो बागी अपना वोट बैंक ले सकते हैं और पार्टियों के विनिंग कैंडिडेट के इक्वेशन को बिगाड़ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर बातचीत चल रही है दोनों पक्षों की, और दोनों जानते हैं कि बागियों के कारण उनकी जो विनिंग सीटें हैं वो गड़बड़ हो सकती हैं। और उत्तराखंड में तो 36 का आंकड़ा जुटाना, यानी कि 36 सीटों को जुटाना हमेशा हर पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा है। केवल 2017 में यहाँ की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया था, सीधे सीधे झोली में 36 के बजाय 57 सीटें डाल दी थी। लेकिन इस बार के हालात बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे टफ फाइट है, और टफ फाइट में एक एक सीट का बहुत ज्यादा वैल्यू है, और उसमें एक एक की भी अपने आप में बहुत अहमियत है। और ये कि दोनों पार्टियों ने ये एक किस्म से मिशन चलाना शुरू कर दिया है कि बागियों को मनाया जाए और उनके नाम वापस लिए जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बड़े नेताओं के विरोध में अगर बाकी उम्मीदवार खड़े हो जाते दूसरे चिंता की बात है। एक हरीश रावत जी की बात आपने शुरू में कही थी, बीजेपी के नेता को कहते हैं, हमने सुना कि अगर वो हारी हुई सीटों से लड़ते तो हम उनका सम्मान करते, लेकिन वो तो लाल कुआं से गए हैं। क्या वो स्वेच्छा से गए हैं या उनकी भी सीट पार्टी की तरफ से बदली गई? देखिए, हरीश रावत इस समय बहुत ज्यादा गफलत में थे। उन्होंने 2017 में 2 सीटों पर अपना भाग्य आजमाया था, एक हरिद्वार की हरिद्वार ग्रामीण, कुमाऊं में किच्छा।
2 सीटों पर वो एक साथ लड़े थे, तब उनकी जो चुनावी रणनीति पीछे ये कारण बताया जाता है कि हरीश रावत को लगा कि पहाड़ में तो मेरे है ही, वहां से हम जीत जाएंगे, लेकिन मैदान की जो लगभग 35 से 40 सीटें हैं उन पर सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि 11-11 सीटें उधम सिंह नगर में और हरिद्वार में आती है और दोनों जिलों से उन्होंने भाग्य आजमाया था, दोनों जगह से वो चुनाव हारे। इस बार हरीश रावत मैदानी क्षेत्र में रिस्क नहीं लेना चाहते थे। खुद ही कहा था कि पिछली बार उनके साथ धोखा हुआ था और फिर से वो किसी गफलत में नहीं रहना चाहते हैं। तो हरीश रावत एक सुरक्षित सीट चाहते थे जहां की पहाड़ी टच भी हो और उनको कम मेहनत करनी पड़े और आसानी से ऐसे में उनको रामनगर उत्तराखंड का एक ऐसा स्थान है गांव में आता है, यानी नैनीताल जिले में रामनगर विधानसभा सीट आती है। लेकिन अगर हम उसको पार्लियामेंट्री सीट के लिहाज से देखें अनवर, तो वो गढ़वाल संसदीय सीट का पार्ट है, यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं जोड़ती है। रामनगर में 50% जो जनसंख्या है वो कुमाऊं के लोगों की है, तो 50% जनसंख्या गढ़वाल के लोगों की है। वहीं वहां पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम कम्युनिटी भी है। तो हरीश रावत को कहीं ना कहीं लगता था कि सल्ट उनके जो पैतृक गांव है उससे लगा हुआ ये इलाका है, तो यहाँ से वो इजीली जीत जाएंगे। लेकिन वहां से हरीश रावत को चुनौती उनके ही एक जमाने में राइट हैंड रहे, उनके सबसे करीबी कांग्रेसी नेता और इस समय कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने दी। रंजीत रावत 2017 का चुनाव रामनगर से लड़े थे और हार गए थे। रंजीत रावत ने साफ तौर पर कहा कि 5 साल मैंने मेहनत की, खेती उगाई और अब के हरीश रावत आ गए बगावत। कहीं हरीश रावत समझ गए थे कि रंजीत रावत की नाराजगी के चलते वो रामनगर सीट कभी नहीं जीत सकते हैं। फिर आनन फानन में फैसला हुआ, उनको लाल कुआं भेजा गया। लाल कुआं को ये माना जाता है कि वो पहाड़ बहुल लोगों की सीट है, यानी कि पहाड़ के लोग लाल कुआं में रहते हैं। लेकिन लाल कुआं में हरीश रावत को चुनौती, जिनका पहले टिकट हो गया था कांग्रेसी नेता संध्या डालाकोटी की तरफ से मिल रही है और कल उन्होंने नामांकन भी अपना बाकायदा करवा दिया है। तो ये सारे इक्वेशन है जिससे बड़े नेता भी परेशान है और बड़े नेताओं की जो जीत है उसके आगे कहीं ना कहीं ये बागी क्वेश्चन मार्क लगाए बैठे हैं और यही वजह है तमाम सीटों को एकदम क्लियर रखना चाहती है जहां उसके बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए, इसमें काफी अहम रोल अदा करेगा। स्क्रूटनी के बाद पता चलेगा कि जो विरोधी यानी कि बागी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने किस हद तक अपना नाम वापस लिया है और संगठन और पार्टी आला कमान की कितनी बात सुनी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उधर उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ही दिन में 813 नए मामले सामने आए हैं और 7 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 3042 मरीजों ने कोरोना से जिंदगी की जंग जीत ली है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में आए 2813 मरीज के 978, नैनीताल के 257, हरिद्वार के 422, पौड़ी के 203, पिथौरागढ़ के 96, उधम सिंह नगर के 194, रुद्रप्रयाग के 113 और उत्तरकाशी के 103 लोग, अल्मोड़ा में 170 शामिल हैं। प्रदेश में अब 30,927 एक्टिव केस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज देहरादून के हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।